अच्छा बेटा, तो अल्कोहल फैमिली हम पढ़ रहे थे और अल्कोहल फैमिली के हमने कुछ क्लासिफिकेशंस वगैरह देख ली थी। क्लासिफिकेशन के बाद हमने अल्कोहल की टाइप, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की टाइप्स देखी थी। देन नॉमेनक्लेचर हमने अल्कोहल का डिस्कस किया, यूपीएससी नॉमेनक्लेचर। नाउ मूविंग ऑन अल्कोहल, जैसे इससे पहले चैप्टर 7 था। चैप्टर 7 में हम कोई भी फैमिली जब स्टार्ट कर रहे थे, जैसे अल्केन, अल्कीन या अल्काइन या बेंजी एरोमेटिक, तो हम उस फैमिली का एक कंपाउंड, कोई भी जो पहला मेंबर है, उसको डिस्कस कर रहे थे डिटेल में। उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसकी प्रिपरेशन, उसके प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस, उसके रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे ना। वैसे ही सेम टेक्निक यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर बस आपके लिए एक थोड़ा सा सुकून यह है कि इस चैप्टर में जितनी भी फैमिलीज हैं, उन फैमिलीज के जितने भी मेंबर्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर नहीं है। उसके अलावा प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं। सही है। तो अल्कोहल फैमिली का जो पहला मेंबर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, वो है मीथेनॉल। और मीथेनॉल के बारे में कुछ तफासिल मैं लिख दूं। मिथेनॉल को हम कॉमनली मीथाइल अल्कोहल कहते हैं। इसका कॉमन नेम मीथाइल अल्कोहल है। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला CH3 और OH। OH तो आपको पता है कि लाजमी होगा, क्योंकि बिना OH के जो है वो फंक्शनल ग्रुप ही OH है जो कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड कर रहा है अल्कोहल वाली। इसका बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 63 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसे एक और नाम से बुलाया जाता है बेटा, इसे वुड स्प्रेड भी कहते हैं। अच्छा, चूंकि MCQs पैटर्न है इस साल, तो जरा छोटी छोटी बातों पर ना जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही आपके लिए ना जरा मसले का सबब बन सकती हैं। जैसे वुड स्प्रेड लिख रहा हूँ या बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें। तो ये कुछ बुनियादी बेसिक सी बातें थी अल्कोहल के हवाले से। नाउ अब हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। इसकी प्रिपरेशन का एक ही मेथड है हमारे कोर्स में, और बड़ी अजीब सी बात है कि आप इस प्रिपरेशन के मेथड को। सर, जी बेटा। आवाज आ रही है ना सही? जी बेटा, आ रही है। सर, मेरे ना 2 क्वेश्चंस थे ये पिछले लेक्चर से रिलेटेड, ट्राईहाइड्रिक वाले टॉपिक से। ठीक तो है, वो मैं पूछो। पूछी थी, अभी पूछूं? अभी पूछ लूं? हाँ हाँ, पूछो पूछो, कोई मसला थोड़ी है, बोलो। अच्छा, इसमें एक तो ग्लिसरॉल वाले पे आप जाएं, ग्लिसरॉल की आपने दी थी, तो उसमें जो फर्स्ट एग्जांपल आपने दी हुई है, उसमें 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, उसको भी ग्लिसरॉल कह सकते हैं? जी बेटा, ये भी ग्लिसरॉल ही है, ये भी ग्लिसरॉल है, और ठीक है। ये नीचे भी ग्लिसरॉल ही है। ग्लिसरॉल के लिए शर्त यह है कि 3 OH ग्रुप कंटिन्यूस कार्बन पे होने चाहिए, एडजेसेंट कार्बन पे। ग्लाइकोल के लिए 2 OH होने चाहिए एडजेसेंट कार्बन पे, ग्लिसरॉल के लिए 3 होने चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है टर्शरी हम बना मतलब टर्शरी कह रही हूँ, 3 OH अगर एक ही पे कर दें, एक ही एक ही कार्बन पे कार्बन पे 3 OH लगा दें, हाँ, तो वो ये ट्राईहाइड्रिक कहलाएगा? वो क्या ऐसा ट्राईहाइड्रिक पॉसिबल होगा। है? बिल्कुल ट्राईहाइड्रिक होगा वो, कुछ इस तरीके से तुम कह रही हो। जी सर, मैंने ये बनाया हुआ था। ये चीज कह रही हो ना, आई थिंक सो। जी, जी बेटा, मतलब ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ना? पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बस यही पूछ रहे 2 क्वेश्चंस। ठीक थैंक यू। है। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा जी, वापस आते हैं प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल की तरफ। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी बात का मैं डिस्कशन कर रहा था आपसे। आप जब ये अपने बुक में इसको देखेंगे ना, प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल को, वहां पे बड़ा इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि दिस इज द रीसेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये जो जिसको रीसेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कह रहे हैं ना बेटा, ये भी बाबा आदम के जमाने का ही रीसेंट मेथड है। कहने का मतलब ये कि अगर आपके नाना नानी, दादा दादी हयात हैं और उनको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की नॉलेज हो, तो उनसे पूछिएगा कि जब उन्होंने इसे पढ़ा होगा ना, तो उन्होंने भी रीसेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की ही नाम से पढ़ा होगा। और इंशाल्लाह जब आपके आने वाले वक्तों में नवासे और पोते वोते होंगे ना,
और वो भी जब पढ़ेंगे तब भी इसे रीसेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही कह रहे होंगे, जबकि रीसेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है। तो अच्छा, ये अब ये जो आपका रीसेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसको बल्कि ब्रैकेट की जगह इन्वर्टेड कॉमास में लिखना चाहिए, क्योंकि इतनी कोई अजीम बात हमारे कोर्स में ये लिखी है ना कि इसको 25 बार भी बंदा सैल्यूट करे तो कम है। तो रीसेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये रीसेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है कि अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को एक पर्टिकुलर कंडीशंस, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में रखें। अच्छा, पर्टिकुलर कंडीशंस क्या है? एक तो कैटलिस्ट होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, कैटलिस्ट भी दो अलग अलग कंपाउंड्स का मिक्सचर है, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, दैट इज Cr2O3। अच्छा, टेम्परेचर लगभग यहाँ पर 400 से 450 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर जो है वो तकरीबन 200 एटमॉस्फेयर तक होता है, यानी अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट। ये जो मिक्सचर है, अच्छा इस मिक्सचर का एक खास नाम है बेटा, चैप्टर 2 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं याद कराता चलूं बेटा, इसे वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, ये दो गैसेस का मिक्सचर है। तो ये वाटर गैस देन फॉर्म्स मीथाइल एल्कोहल और मीथेनॉल CH3OH। ठीक है, इसे किया गया जाता है कि इसे हम एक कंप्रेसर में लेके जाते हैं, यानी कि एक कंप्रेसर होता है, उसमें इन दोनों गैसेस को लेके जाते हैं। कंप्रेसर का काम इसको इस प्रेशर पे कंप्रेस करना होता है। देन उस कंप्रेसर से गैस को एक और चेंबर में भेजा जाता है जिसमें ये कैटलिस्ट और टेम्परेचर की कंडीशन मौजूद होती है। इस टेम्परेचर और कैटलिस्ट की कंडीशन में आकर ये जो कंप्रेस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होती है बेटा, ये अल्कोहल प्रोड्यूस कर जाती है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। अच्छा, मिथाइल अल्कोहल का चूंकि बॉइलिंग पॉइंट आपने अभी देखा 63 ही होता है, तो इतने टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में तो रहता नहीं है, ये गैशियस स्टेट में तब्दील हो जाता है। ठीक है, और वेपर्स की सूरत में मिलता है हमें। देन ये जो मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स होते हैं, इसको हम एक और चेंबर में पास करते हैं, वो होता है कंडेंसर। कंडेंसर इज अ कूलिंग चेंबर बेटा, जिसके अंदर हम किसी चीज को ठंडा करते हैं बेसिकली। ठीक है ना, तो वहां पर हमारे पास ये मिथाइल अल्कोहल आ जाता है। इज दैट क्लियर? जी सर। शिट। अच्छा देखो, मिथेनॉल की मिथेनॉल अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर जिसके बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं, मिथेनॉल के बारे में कुछ बुनियादी बातें लिखी हैं। मिथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम फार्मूला CH3OH, बॉइलिंग पॉइंट 63 डिग्री सेल्सियस, और वुड स्पिरिट इसका एक और नेम होता है, बिकॉज इसे वुड लकड़ी से अमूमी तौर पे हासिल किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा जो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो ये कि आप इसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ, जिस इन दोनों गैसेस के मिक्सचर को बेटा वाटर गैस कहते हैं, इस मिक्सचर को हम इस कंडीशन पर रखते हैं, यानी कि जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट होगा, टेम्परेचर 400 से 450 होगा और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, तो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल बनता है। और प्रिपरेशन इस तरीके से है कि सबसे पहले हम इस वाटर गैस को हम एक कंप्रेसर में डालते हैं। ठीक है, वाटर गैस हम इनलेट करते हैं एक कंप्रेसर में। कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेसर में हाई प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर का अप्लाई होता है। फिर इस कंप्रेसर से वाटर गैस को, यानी कि इस मिक्सचर को हम निकाल कर एक अगले चेंबर में लेके जाते हैं। ये जो चेंबर होता है, ये जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट इसके अंदर मौजूद होता है, साथ में 400 से 450 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। देन हमारे पास वेपर्स मिथाइल अल्कोहल के प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर इन वेपर्स को हम एक और चेंबर से गुजारते हैं। इस चेंबर का नाम होता है बेटा कंडेंसर। कंडेंसर का काम होता है कि वो जो वेपर्स हमारे पास मिथाइल अल्कोहल के आए हैं उनको ये लिक्विड स्टेट में बना देता है। इसके अलावा इस मेथड से पहले लकड़ी की वुड जो होता है ना हमारे पास, वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम करते थे तो हमें मिथाइल अल्कोहल हासिल होता था। लेकिन अब वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नहीं करते मिथेनॉल हासिल करने के लिए, बल्कि वाटर गैस के जरिए भी हम बना सकते हैं, तो वाटर गैस के जरिए भी बना लेते हैं। दोनों मेथड्स यूज होते हैं।
रिएक्शंस की बात करें बेटा मिथेनॉल के, तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल है। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल, अगर हम मिथेनॉल को ऑक्सीडाइज करें तो रिएक्शन क्या होता है, CH3OH। अच्छा, ये रिएक्शन K2Cr2O7 की सूरत में होता है और एसिडिफाइड K2Cr2O7 होता है। K2Cr2O7 बेटा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसका कलर थोड़ा ऑरेंजिश रेड कलर का इसका कलर होता है, बड़ा खूबसूरत सा नजर आता है। और लेकिन ये ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी अपनी ना ऐसे शो नहीं करता, यानी कि इसको एसिड के साथ मिक्स करना पड़ता है, और एसिड भी कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम इसे मिक्स करते हैं ना, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट कहलाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट अपनी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज शो करता है, वरना ये अपनी कभी भी एसिडिक प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा। नतीजतन क्या होता है, जो हमारा मिथाइल अल्कोहल है ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा फॉर्मिक एसिड में। ठीक है, ये कंपाउंड, इसका नाम फॉर्मिक एसिड। अच्छा, एक बात बेटा याद रखें, देखें ये रिएक्शन है किसका, मिथेनॉल का, लेकिन ये प्रिपरेशन है किसकी, फॉर्मिक एसिड की। सॉरी, फॉर्मिक एसिड लिख दिया है मैंने इसको, फॉर्मिक एसिड नहीं है बल्कि ये फॉर्म एल्डिहाइड है। ठीक है, ये प्रिपरेशन है फॉर्म एल्डिहाइड की। तो यही एक रिएक्शन मैं रिएक्शन ऑफ मिथेनॉल में भी लिख सकता हूं और प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड में भी लिख सकता हूं। तो ये याद रखिएगा, रिएक्शंस जो एक इक्वेशन है वो किसी चीज की अगर प्रिपरेशन होती है तो किसी चीज का वो रिएक्शन हो सकती है, या ये कह लें कि होती ही है। अब अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं कि ये किस तरीके से हुआ रिएक्शन, तो मिथाइल अल्कोहल पहले हम ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारा मिथाइल अल्कोहल। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम, चूंकि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम बेटा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है। तो मैं ये कैसे डिकम्पोज हुआ पोटेशियम डाइक्रोमेट ये मैं नहीं बता रहा, और वैसे भी आप लोग चैप्टर 5 में पढ़ लेंगे। मैं सिर्फ यहां पर लिख रहा हूं नेसेंट ऑक्सीजन जो इसने प्रोड्यूस किया होगा। इस नेसेंट ऑक्सीजन के नतीजे में क्या होगा आपको ये देखना है। ये नेसेंट ऑक्सीजन, यहां पर ये नेसेंट ऑक्सीजन, इधर से ये एक H और इस OH में से एक H निकालकर ये क्या फॉर्म करेगा बेटा हमारे पास, वाटर। ठीक है, अब क्या रह गया आपके पास पीछे, दो H रह गए इस C के पास, और ये O रह गया। अच्छा, O के पास से हाइड्रोजन गया है तो इस O के पास बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हुई होगी, और इस कार्बन के पास से भी एक हाइड्रोजन गया है तो इस कार्बन के पास से भी एक बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो दोनों अपने इस बॉन्ड वैकेंसीज को पूरा करने के लिए आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, जिसके नतीजे में फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन यहां रुकता नहीं है। यहां पर हम एक बात लिख दें, दी फर्दर oxidation of formaldehyde produces the formic acid। फॉर्मल्डिहाइड की अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दें तो वो क्या फॉर्म कर लेगा बेटा, फॉर्मिक एसिड फॉर्म कर लेगा। मैं वो इक्वेशन भी यहाँ पे लिख रहा हूं, जरा देखिए, ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। अब फॉर्मल्डिहाइड की अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करा दें, और ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म
जैसा ऊपर हुआ है वैसे ही यहाँ पर भी होगा। तो ये वाला जो H है, इस H के साथ ऑक्सीजन लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के जहन में आते हैं। ये हमारे पास बन गया फॉर्मिक एसिड। कुछ क्वेश्चंस जो जहन में अक्सर आते हैं, अब मैं पहले उन क्वेश्चंस के जवाब दूंगा फिर आगे चलूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर देखें, ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन हो रही है जैसा कि आपने बताया, तो ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। सर नेसेंट ऑक्सीजन है तो इसे ऐड हो जाना चाहिए। तो बेटा ऐड होने के लिए बिल्कुल ऐड हो जाए, लेकिन कार्बन के पास जगह भी तो हो। इस कार्बन के पास चारों बॉन्ड बने हुए हैं, तो जब बेटा चारों बॉन्ड बने हुए हैं तो फिर क्या, कैसे ऑक्सीजन ऐड हो पाएगा? देयर इज नो चांस कि ऑक्सीजन ऐड हो पाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात ये हो गई सर कि दोनों हाइड्रोजन ये वाले क्यों नहीं रिप्लेस हो रहे? मतलब एक हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप में से निकल रहा है, एक कार्बन का, ऐसा हो कि दोनों ही हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से निकल जाए तो ज्यादा बेहतर ना होगा? तो बेटा बिल्कुल, अगर आप दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से निकालते हो तो इस कार्बन की जो वैकेंसीज क्रिएट होंगी, बॉन्ड वैकेंसीज, उन्हें कैसे पूरा करोगे? उन्हें पूरा करने के लिए लाजमी तौर पर आपको कोई और रिएजेंट देना पड़ेगा। तो यहां पर एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप गौर करो तो यहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाया, बल्कि ये रिएक्शन तो एलिमिनेशन है। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बेटा पूछो। सर मैकेनिज्म में हम ये नहीं दिखाएंगे कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसने किस तरीके से नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस की? नहीं बेटा, हम ऐसा दिखाते नहीं है। हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी अगर ऑक्सीडेशन हो रही होती है ना, तो हम सिर्फ उसका रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ शो कराते हैं। हम उसे कहीं भी इस तरीके से मतलब दिखा नहीं रहे होते तोड़ करके, ये जो K2Cr2O7 है ये किस तरीके से डिकम्पोज हो रहा होगा। आप पूरी बुक में कहीं भी देख लो, नहीं है। क्योंकि इसका एक मर्तबा जो मतलब K2Cr2O7 का डिकम्पोजिशन है ना, वो चैप्टर 5 में है। चैप्टर 5 आई थिंक सो सर मुजीब अभी आपको आज आप लोगों को आजकल पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। तो उसमें आप देखोगे कि K2Cr2O7 जब डिकम्पोज होता है तो वो किस तरीके से नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं तो हम सिर्फ ये लिखते हैं कि भाई नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है। बाकी पीछे वो डिकम्पोज हुआ होगा, ये तो एक ऑब्वियस फैक्ट है, लेकिन वो हम शो नहीं करते। ठीक है। ओके सर। यस सर। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो अब रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड में भी लिख सकते हैं। ठीक है। यानी कि अब एक ही इक्वेशन तीन तरह से आपके सामने है। देखो, एक तो रिएक्शन ऑफ मीथेनॉल की सूरत में आ गई, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड की सूरत में आ गई, फिर तीसरा प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड की सूरत में भी आ गई। ठीक है। तो आप इससे ये तीनों काम कर सकते हो। तो अगर पेपर में मिसाल के तौर पे क्वेश्चन आपसे होता है तो वो इन तीनों ही तरीकों से आपसे किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात बेटा? लेकिन सर जब हमसे मैकेनिज्म पूछा जाएगा सिर्फ इस रिएक्शन का, तो हम ऊपर ही स्टॉप कर देंगे ना जहाँ पे हमारा फॉर्मल्डिहाइड बन गया। नहीं, अगर मिसाल के तौर पे आपसे कह रहे हैं कि भाई आप फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर करें, तो आप ऊपर ही रोकोगे। लेकिन अगर आपसे कहा कि आप फॉर्मिक एसिड प्रिपेयर करो तो आपको नीचे तक आना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपसे यस सर। रिएक्शन की सूरत में पूछा गया, रिएक्शन ऑफ मिथेनॉल, तो उसमें मेरा सजेशन आपको ये होगा कि आप इसको फॉर्मिक एसिड तक लिखो। मुझे अभी सही याद नहीं है कि बुक में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, लेकिन मेरा सजेशन आपको ये होगा कि आप फॉर्मिक एसिड तक लिखो। उसकी वजह ये है कि देखो, ये रिएक्शन जब हमारे पास इसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मिक एसिड है, बीच में एक जगह हम रोकना चाहें रोक सकते हैं, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट चूंकि फॉर्मिक एसिड है ना, तो बेहतर ये होता है कि आप जब रिएक्शन लिखें तो वो फाइनल स्टेज तक लिखें। क्लियर है बेटा बात? यस सर। यस सर, बुक में भी फॉर्मिक एसिड तक लिखा हुआ। अच्छा चलो, फिर तो बेहतर है। यस सर। तो अब ईस्टर फॉर्मेशन इसकी देख लेते हैं। एक मिनट बेटा वेट कीजिएगा जरा।
अच्छा बेटा अगला रिएक्शन देखिएगा, अगला रिएक्शन हम कहलाता है ईस्टेरिफिकेशन या एस्टेरिफिकेशन। और ईस्टर बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली है बेटा। एस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। और मुझे जहां तक याद पड़ता है शायद ईसाइयों का त्यौहार भी होता है ईस्टर नाम का। तो यहां पर हम कोई त्यौहार नहीं मना रहे, कंपाउंड मना रहे। एक मिनट, ठीक है बेटा। अब स्टेरिफिकेशन देखिए किस तरीके से हो रही है। तो स्टेरिफिकेशन करने के लिए हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH3COOH एसिटिक एसिड है। इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं मीथाइल अल्कोहल के साथ, ठीक है। अच्छा ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, H2SO4 नतीजे में CH3COOCH3 बनता है प्लस H2O। अच्छा मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा याद दिला दूं, फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 में केसी के न्यूमेरिकल्स किए हैं तुम लोगों ने बहुत सारे। केसी के न्यूमेरिकल्स में एक ऐसा रिएक्शन आता था जिसमें हम एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट कराते थे। तो ये वही रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है। शायद किसी को याद आया हो। ये सर बुक के एग्जांपल्स में भी होता था ये। तो ये मैकेनिज्म देखो अब। अच्छा इसका मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क कर रहा है, आप एसिटिक एसिड को जरा खोलकर लिख लीजिए CH3COOH, और इथाइल अल्कोहल को भी मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ HO मीथाइल अल्कोहल सॉरी CH3। अच्छा अब होता क्या है कि एसिड, चूंकि आपको पता है कि एसिड आर प्रोटॉन डोनर्स, एसिड आर ऑलवेज प्रोटॉन डोनर्स, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर ये एसिड भी प्रोटॉन डोनेट करेगा, यानी कि एक H पॉजिटिव सप्लाई करेगा। इस H पॉजिटिव के सप्लाई होने के साथ ही जो आपका अल्कोहल है इट विल सप्लाई OH। अब इस OH की सप्लाई होने के नतीजे में यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर फॉर्म हो जाएगा। अच्छा अब जरा देखो, जब यहाँ पर H, यहाँ से H निकला तो इस O के पास एक बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हो गई, और इधर से जब OH निकला तो इधर से इस CH3 के पास एक बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हुई। अच्छा अब बॉन्ड वैकेंसीज क्रिएट होने के नतीजे में बेटा यहां पर दोनों ही के पास एक मौका है एक दूसरे के साथ जुड़ने का। O और देखो इस ये CH3 इस O के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास क्या बन गया, इसे कहते हैं हम डाइमीथाइल ईस्टर, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बेटा डाइमीथाइल ईस्टर। क्लियर हो गई ये बात बेटा, कोई सवाल तो नहीं है। क्लियर है बेटा, कोई सवाल? नो सर। ओके अब इसका लास्ट रिएक्शन देख लें, रिएक्शन विद HCl।
अच्छा जी, तो HCl के साथ रिएक्शन, अच्छा ये HCl के साथ रिएक्शन आपने होमोलोगस सीरीज के टॉपिक में कराया होगा, मैंने बताया होगा चैप्टर नंबर 6 में। उसके अलावा ये मैंने बताया होगा, शायद अल्काइल हैलाइड में भी आया हो। मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन जब हम HCl के साथ कराते हैं तो यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव। तो ये H और OH मिलकर वाटर फॉर्म करते हैं और ये CH3 और Cl मिलकर CH3Cl बनाते हैं अल्काइल हैलाइड। यहां पर मुझे आपसे एक सवाल करना है, और ये रिएक्शन हमेशा कैटेलाइज होता है बाय जिंक क्लोराइड। मुझे आपसे एक सवाल करना है। सवाल मुझे ये है कि बेटा इससे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 8 था उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर कहीं हमारे पास अल्काइल हैलाइड है और कहीं OH नेगेटिव ग्रुप आ जाता है तो OH नेगेटिव ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू Cl ज्यादा होती है, तो दैट OH ग्रुप विल रिप्लेस Cl फ्रॉम अल्काइल हैलाइड एंड फॉर्म मिथाइल अल्कोहल। ये एक रीजन है टेंटेटिव, ये हमें समझ में आती है बात। यहां कुछ उल्टा नहीं हो रहा, जरा देखो, यहां OH लगा हुआ है जो पहले से एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है और उसको मैं एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से रिप्लेस करा रहा हूं। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये क्वेश्चन है मेरा, कोई इसका जवाब दे सकता है? किसी के पास जवाब है बेटा? बेटा क्वेश्चन ये है कि चैप्टर 8 में मैंने आपको ये बात बताई थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड में हैलोजन लगा होता है, उस अल्काइल हैलाइड के हैलोजन को हम OH नेगेटिव ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। उसकी वजह मैंने ये बताई थी, OH नेगेटिव ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हैलोजन, सो इट विल रिप्लेस हैलोजन फ्रॉम देयर। ठीक है, इट विल रिप्लेस हैलोजन फ्रॉम देयर, ये बात हमने की थी। अब यहां पर मैं जो ये रिएक्शन बता रहा हूं इसमें क्या हो रहा है, इसमें अल्काइल हैलाइड के साथ OH लगा है, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हैलोजन। यहां पर हैलोजन इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को कैसे रिप्लेस कर सकता है? भाई OH ज्यादा पावरफुल था, उसने क्लोरीन को रिप्लेस किया, बात समझ में आती है, बट हाउ क्लोरीन इज रिप्लेसिंग OH हियर? क्वेश्चन ये है। कोई आंसर कर सकता है? तुक्का लगा लो। सर जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो मजबूर कर रहे हैं। जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो मजबूर कर रहा है, ठीक है, गुड। इस केस में कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड पहले OH का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ठीक है। और कोई जवाब? सर अगर वो ऐसा ना करे तो फिर दोबारा से यही बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, तो फिर फायदा क्या रिएक्शन करने का। हम्म अनुषा आपका जवाब भी अच्छा था बेटा। इसमें दो वजूहात हैं, जरा अब इस वजह को समझिएगा। देखिए यहां पर OH लगा हुआ है एंड OH इज अटैच्ड विद कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.4। अगर OH यहां से बॉन्ड तोड़कर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1। सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी।
और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी। तो हमेशा से केमिस्ट्री में बॉन्डिंग का उसूल यही तो रहा है बेटा, कि जो ज्यादा नेगेटिव होता है वो ज्यादा पॉजिटिव की तरफ भागता है। ठीक है, वजह समझ में आई ये वाली? बेटा ये वजह समझ में आई सबको? सर एक मर्तबा रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा हूं कि OH ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है इधर, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। अच्छा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है। ये ऑपोजिट होते हैं ना एक दूसरे के, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। ठीक है, तो जो जब भी कंपाउंड फॉर्म होता है तो एक सब्सटेंस पॉजिटिव होता है, दूसरा सब्सटेंस नेगेटिव होता है। पॉजिटिव सब्सटेंस हमेशा नेगेटिव की तरफ अप्रोच करता है जो ज्यादा नेगेटिव हो। अच्छा, जी बेटा, बात हमारी ये हो रही थी कि मैं फिर सवाल अपना रिपीट कर रहा हूँ, फिर बात अपनी रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि चैप्टर 8 में हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर अल्काइल हैलाइड होगा, जैसे CH3Cl है, तो उस अल्काइल हैलाइड में से हैलोजन एटम को OH नेगेटिव आयन हटा देगा और खुद उसकी जगह लग जाएगा। ठीक है, मैंने उसकी वजह वहां पर ये बताई थी कि क्लोरीन के मुकाबले में OH नेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये हो रहा है कि OH नेगेटिव लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप के साथ, और यहां पे हैलोजन आकर इस OH ग्रुप को हटा रहा है और खुद लग रहा है। भाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था OH, तो क्लोरीन को उसने रिप्लेस कर दिया। मैं समझ गया, बात समझ में आती है, अकल में आती है, फहम में आती है। लेकिन यहां पर क्लोरीन जो कि कम पावरफुल है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू OH, वो उस OH को कैसे हटा सकता है? सवाल ये था। क्वेश्चन क्लियर है सबको? बेटा क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब मैं इसका जवाब ये दे रहा था, इट इज बिकॉज के OH के पास अब जो यहां ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसको देखो। OH एक नेगेटिव आइन है। अब इस नेगेटिव आइन को अगर आप ऑप्शन दो कि तुम्हारे पास दो एटम्स हैं जिनके साथ तुम बॉन्ड बना सकते हो, वन इज कार्बन एंड वन इज हाइड्रोजन। कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू नहीं याद है, मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो याद थी, मैं उससे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद आप लोगों को उससे कंफ्यूजन हो रही है, तो अब मैं सपोजिशन में वैल्यू ले रहा हूं कि कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल है 4, फॉर एग्जाम्पल, वैसे ही हाइड्रोजन उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 5 है। तो अब इन दैट केस OH नेगेटिव ग्रुप किसको अप्रोच करेगा? जो ज्यादा पॉजिटिव होगा उसको अप्रोच करेगा। पॉजिटिविटी ज्यादा किसकी है बेटा? हाइड्रोजन की। तो OH यहां से कार्बन से बॉन्ड तोड़कर एसिड के हाइड्रोजन के पास जाएगा और वाटर फॉर्म करेगा। देखो NaCl है, और NaCl का रिएक्शन अगर मैं K के साथ करा दूं तो K यहां पर क्या करेगा? K विल रिप्लेस सोडियम फ्रॉम हियर एंड बॉन्ड विद Cl। अच्छा, जबकि दोनों थे एक ही ग्रुप के, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दोनों मेटल है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, सीरीज के हिसाब से पोटेशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम। तो क्लोरीन जो कि एक नेगेटिव आइन है, वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव की तलाश में रहेगा। उसके सोडियम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, वो खुश था, लेकिन जैसे ही उसे पोटेशियम नजर आया, उसने क्या किया? उसने उसको धोखा दिया, उससे अपने बॉन्ड को तोड़ा और पोटेशियम के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये बेचारा सोडियम यहां पर देवदास हो गया है। समझ गया बेटा? यही फिनोमिना कुछ यहां पर अप्लाई हो रहा है
कि OH नेगेटिव है, लेकिन उसे कार्बन ने उसे OH ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन जैसे ही इस OH को एसिड का H पॉजिटिव नजर आया जो कि कार्बन के मुकाबले में ज्यादा पॉजिटिव था, तो वैसे ही इस OH ने इस कार्बन से बॉन्ड को तोड़ा और इस H के साथ बॉन्ड को बनाया और वाटर बना दिया। और इस बॉन्ड को तोड़ने में मदद की इस जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट ने। अनुषा ने ये बात बोली थी और ये बात सही थी, इस बॉन्ड को तोड़ने में मदद दी जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट ने। जैसे ही ये जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट ने इस बॉन्ड को तोड़ने में मदद दी, OH इसके पास से अलग हुआ, वैसे ही ये कार्बन अब अपने पास एक खाली जगह लिए बैठा है बॉन्ड के लिए। अब तो वही बात है ना कि जब आपके पास, वो कहते हैं ना कि कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर होता है, तो अब इस कार्बन के पास तो कुछ नहीं है, तो अब उस कुछ तो बेहतर में इसको ऑप्शन क्या नजर आ रहा है? क्लोरीन। तो दैट क्लोरीन विल अटैच विद दिस कार्बन एंड इट मेक्स अल्काइल हैलाइड। बात समझ में आई बेटा? यस सर। मजीद कोई सवाल या कंफ्यूजन? बेटा मजीद कोई सवाल या कंफ्यूजन? बोलो बेटा। ओके, तो आई गेस अब मजीद, ओके बेटा, आई थिंक अब मजीद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम क्लास को यहीं ऑफ करेंगे। अच्छा, अल्कोहल फैमिली का हमने एक मेंबर पढ़ा मीथेनॉल, जिसकी प्रिपरेशन देखी, फिर उसके कुछ रिएक्शंस को समझा। अब अल्कोहल फैमिली का दूसरा मेंबर है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। और इथाइल अल्कोहल में भी ऐसा ही प्रिपरेशन, रिएक्शंस और अच्छा इसके यूजेस मैंने नहीं बताया ना, एक मिनट रुक जाओ, अच्छा वो याद आ गया, इसके कुछ यूजेस का जरा मैं तस्करा कर लूं। एक यूज इसका और सर मैकेनिज्म लिखने की भी जरूरत नहीं है ना? मैकेनिज्म किसका बेटा? इस ऊपर वाले रिएक्शन का, रिएक्शन विद HCl, इसका मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, वो डबल डिस्प्लेसमेंट ही है सच, तो इसमें कोई मसला नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है सर। अच्छा, मिथेनॉल का इस्तेमाल होता है, इट इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस बनाने में इस्तेमाल होता है। अच्छा, एंटी फ्रीज में थोड़ा सा भी यहाँ याद दिलाऊं, ये होता है एंटी फ्रीज, चैप्टर 7 में आप लोग पढ़ चुके हो, और अभी IUPAC नेमिंग में भी अल्कोहल की मैंने बताया था, इथाइलिन ग्लाइकोल। आप बोलोगे सर इसमें तो 2 कार्बन है, और मिथाइल अल्कोहल में तो एक ही कार्बन होता है, तो कैसे बनेगा एंटी फ्रीज? बेटा बेसिकली 2 OH का लगना जो है ना, वो एंटी फ्रीज है। अभी थोड़ी देर पहले अनुषा ने क्वेश्चन किया था 3 OH वाला, तो अगर मैं इसके साथ 2 OH लगा दूं मिथाइल अल्कोहल के साथ, तो इट कैन ऑल्सो बिहेव एज अ एंटी फ्रीज सब्सटेंस। ये भी ये खुद भी एंटी फ्रीज सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। अच्छा, यूजेस जो मैं बता रहा हूँ, जो ज्यादा वजह है मेरे यूज बताने की, वो है ये यूज टू प्रोड्यूस, क्योंकि ये पास पेपर्स में ना एक MCQ आया हुआ है, यूज टू प्रोड्यूस फॉर्मलिन। फॉर्मलिन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, व्हाट इज फॉर्मलिन? बायो का कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा व्हाट इज फॉर्मलिन? अरे भाई, सारे मेडिकल वाले हो, क्या कर रहे हो? कैसे डॉक्टर बन रहे हो तुम लोग? किसी मरीज को गलत दवा देके मार मत देना तुम लोग। अमाइनो एसिड नहीं है, अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड क्या? दोबारा बोलो रूज। सर फॉर्मेलिन एक टाइप है ना अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड की टाइप? नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं हमारे हर इंसान के सेल में, उसमें से एक है शायद। अमाइनो एसिड आई नो, बट आई थिंक सो, आई थिंक सो।
मतलब चूंकि भाई देखो सीधी सी बात है, सर एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक होता है। गूगल मारा ना तुमने अभी अभी? नहीं, दादा फार्मासिस्ट है। दादा से पूछा तुमने? हाँ अभी आया। हाँ, दादा ने बिल्कुल आपके सही जवाब दिया है। इट इज अ एंटीसेप्टिक सब्सटेंस। बट व्हाट इज फॉर्मेलिन? व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मेलिन? उरूज बेटा, मुझे वो जो अमाइनो एसिड वाली बात है ना, वो मुझे सही पता नहीं है भाई। सीधी सी बात है, अपनी बायोकेमिस्ट्री थोड़ी वीक है। हम लोग हैं इंजीनियर, हम लोग का बायोलॉजी साइड थोड़ा वीक होता है, इसलिए बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर मैं तो चाहूंगा कि कोई मेडिकल का स्टूडेंट मुझे पढ़ा दे। ठीक है, खैर। तो यूज टू प्रोड्यूस फॉर्मेलिन। अच्छा, फॉर्मेलिन क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर बेटा, ये एक मिक्सचर होता है, और 40% इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड होता है, 40% इसमें HCHO होता है फॉर्मेल्डिहाइड, और 60% इसके अंदर मिथेनॉल होता है, CH3OH। और इसका इस्तेमाल, फॉर्मेलिन का जो यूज है वो मैं यहाँ यूज लिख रहा हूँ, विच इज अ प्रिजर्वेटिव। ये एक प्रिजर्वेटिव है फॉर लाइफ स्पेसिमेन। जो लाइफ स्पेसिमेन है, ठीक है ना, उनकी उनके लिए ये एक प्रिजर्वेटिव है बेसिकली। ठीक है ना? सर वो जो परमानेंट स्लाइड बनाते हैं उसमें? बेटा वो मुझे परमानेंट स्लाइड वाला तो नहीं पता, वो माइक्रोस्कोप की स्लाइड कह रही हो ना? सर फ्रॉग वगैरह में डला जी हुआ जी होता है। सर। हाँ हाँ, उसमें होता है। जो एनिमल्स रखे हुए बिल्कुल बिल्कुल लगा हुआ बिल्कुल, होता है। मैं उसी के ऊपर आ रहा था। वो जो 9 क्लास की वो होती है ना, स्पॉटिंग कहते हैं 9 क्लास में बायो में, तो उसको स्पॉटिंग जी जी कहलाती है सर। वो, आई थिंक सो। वो जिसमें वो जार के अंदर मेंढक वेंढक रखे हुए होते हैं, कीड़े मकोड़े ना, उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। वो जो लिक्विड होता है ना बेटा, वो फॉर्मेलिन होता है। और व्हाट इज फॉर्मेलिन? इट इज अ मिक्सचर ऑफ 40% एक्वस फॉर्मेल्डिहाइड एंड 60% एक्वस इथाइल सॉरी मीथाइल अल्कोहल। तो ये एक प्रिजर्वेटिव है। ये एक एमसीक्यू आया था, यूजेस जो बता रहा हूँ स्पेशली इसके, वो इसीलिए बता रहा हूँ कि एक एमसीक्यू आया था कि फॉर्मेलिन इज अ मिक्सचर ऑफ, पास्ट पेपर्स में कहीं आया हुआ है फॉर्मेलिन इज अ मिक्सचर ऑफ, आया था, या फॉर्मेलिन इज यूज फॉर। इन दो में से कोई एक एमसीक्यू आया है पास्ट पेपर्स में, तो इसलिए मैंने इसको अभी डिस्कस किया है। ठीक है ना? उसके अलावा जो एक इसका मशहूर जमाना यूज है, इट इज यूज इन लिक्विड्स, it is used in liqueurs and varnishes वगैरह, varnishes, polishes, ये सब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा लेक्वर आई थिंक सो ड्रिंक्स को कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। किसी को अगर सही नॉलेज है तो वो नो सर, ये डिफरेंट बात है। डिफरेंट है ये, सर वो लिक्वर होता है। लिक्वर होता है। तो ये क्या चीज है, कुछ आइडिया है किसी को? सर ये नेल पॉलिश को भी कहते हैं वैसे। ओहो, खवातीन को अपने ही काम की चीज पता है। तो यार गूगल ही कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम सोचें कि, मैं कंफ्यूज हो गया था। पेंट की कोटिंग को कहते हैं, पढ़ लिया मैंने। पेंट में यूज होता है ये। A liquid made of shellac dissolved in alcohol or a synthetic substance that dries to form a hard protective coating for wood, metal or metal etc. Hmm. तो it is a type of coating, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या है? टाइप ऑफ कोटिंग फॉर वुड एंड मेटल एक्सेट्रा। अच्छा, वो जो मेरे ख्याल से वो पीने पिलाने वाला होता है हिसाब किताब, वो लिक्वर होता है, आई थिंक सो, एल आई होता है वो, ऐसा ही है कस्मा? यस सर। किसी ने मुझे बताया था अभी, आई थिंक सो कस्मा नहीं बताया था। यस सर।
आवाज आ रही है? यस सर। ओके, हाँ तो वो लिक्विड वो होता है। चलो, तो ये इसके कुछ जनरलाइज यूजेस थे। होप सो सारी बात क्लियर हुई हो। बेटा आवाज मेरे ख्याल से मेरे पास नहीं आ रही आप लोग